Hello everyone and Jai Hind to all of you. This is Bhuvnesh God and welcome back to my YouTube channel Political Science Net Achievers. अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं जून 2022 नेट जेआरएफ की। तो आज हम बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की है पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की थी हमने, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो आज उसी का एक सेकंड पार्ट हम करेंगे जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, नगर पालिकाओं के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखिए म्यूनिसिपैलिटीज़ जो नगर पालिकाएँ होती है दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये शहरों की जो स्थानीय सरकार होती है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लोग रूल करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। लोग जो है अपने वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लोग वहाँ पे गवर्न करते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं 7th शेड्यूल में कहीं कहाँ पे रखा गया है, स्टेट लिस्ट में रखा गया है इस विषय को, ठीक है। देखिए 7th शेड्यूल क्या है, लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की है लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दूं ताकि आपकी एक रिवीजन भी होती रहे। 7th शेड्यूल इज़ अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें क्या है कि शक्तियों को जो है हमारे संविधान में जो है 3 सूचियों में विभाजित किया गया, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपकी जो सेंटर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो उन तीनों में जब बात आती है अर्बन और लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, या आप यूँ कहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय सरकार कहाँ की, एक तो गांव की और दूसरी शहरों की। तो इस विषय को कहाँ पे रखा गया है, 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो है इसको स्टेट लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। तो ये एक स्टेट लिस्ट का एक राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब देखिए राज्य सूची के विषय कौन से होते हैं, राज्य सूची में वही विषय होते हैं जिस पे जो है राज्य के द्वारा ही लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या आपकी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये कितने 8 प्रकार की होती है, ठीक है। देयर इज़ 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूँ। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, नेक्स्ट टाउन एरिया कमेटी, नेक्स्ट कंटेनमेंट बोर्ड, ठीक है, नेक्स्ट टाउनशिप, नेक्स्ट होता है आपका पोर्ट ट्रस्ट एंड लास्ट वन इज स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये सारी 8 प्रकार की आपकी कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है आपको इसको कब 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, ठीक है, कि संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था ये भी 1992 का ही था, जिसमें हमने किसको संवैधानिक दर्जा दिया था, पंचायतों को, ठीक है। लेकिन जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है, जिसमें कितने विषय, 18 विषय जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को जो है दिए गए हैं, ठीक है। जबकि पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं राज्यों के द्वारा, पंचायत को जो है 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो शहरों की आपकी जो स्थानीय सरकार है, म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका है, उसके अंतर्गत जो है 18 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। जो कि आपकी जो पंचायत है और आपकी जो अर्बन जो मीन्स शहरी स्थानीय सरकार है, ठीक है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं या मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो, ठीक है। तो पंचायतों में 29 सब्जेक्ट हो गए और अर्बन या आपकी नगर पालिकाओं के 18 सब्जेक्ट्स हो गए। तो ऐसे ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है इन चीज़ों से जो है सब्जेक्ट्स को लेकर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑप्शंस में। तो ये आपने देख लेना है। आगे हम बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। आगे है एवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज़, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज़। जो भी आपकी अर्बन बॉडीज़ है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका एवोल्यूशन या उनका विस्तार कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमने पंचायत के संदर्भ में देखा था, ठीक है, वहाँ पे हम रूरल मीन्स जो आपका जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज हम बात कर रहे हैं शहरी स्थानीय प्रशासन या शहरी स्थानीय सरकार के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो इनका विकास कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हमें मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में इनका विकास देखने को मिलता है। जब पहली बार 1687 से 88 के बीच जो है मद्रास में क्या किया गया, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई,
ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में 1687 से 88 के बीच, तो पहली बार, ठीक है। और यहीं से कहीं ना कहीं एक नींव रखी गई, आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट की नींव रखी गई, ठीक है। शहरी स्थानीय सरकार की नींव रखी गई। उसके बाद देखिए हम दूसरे नंबर पे देखते हैं 1726 में कहाँ पे? बॉम्बे और कलकत्ता में भी कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, ठीक है। आपने सीक्वेंस में इन चीज़ों को याद रखना है, ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में पहली बार और उसके बाद दूसरी बार कब और कहाँ पे जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें काम आ रही थी, ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अब हम 1870 में देखते हैं, देखिए जब लॉर्ड मेयो ने एक रेजोल्यूशन लिया, ठीक है। वो रेजोल्यूशन क्या था? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की कहीं ना कहीं बात की गई 1870 के लॉर्ड मेयोज के रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक नींव का काम किया और यहाँ से कहीं ना कहीं विजुअलाइज हो गया था कि अब क्या होने वाला, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी एक स्थापना की जाने वाली है, चाहे आप अर्बन की ले लो, चाहे वो आप रूरल एरिया की ले लो, ठीक है। और जब 1882 में आते हैं हम, तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लोकल कहाँ की? आपकी, चाहे वो अर्बन है, चाहे वो आपकी रूरल है, ठीक है, शहरी और ग्रामीण, ठीक है। वहाँ की जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय सरकार या लोकल, आप यूँ कहिए कि स्थानीय सरकार का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। 1882 में उनकी जो रेजोल्यूशन आई थी, ठीक है, पंचायतों को लेकर, सॉरी पंचायत नहीं बोलेंगे हम, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। तो उनको इसका फादर भी माना जाता है। हमने ऑलरेडी पंचायत के बारे में जब लेक्चर दिया है तो उसमें भी हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आपने ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ही इज़ लॉर्ड रिपन। और जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली बार कहाँ पे? तो मद्रास में। उसके बाद दूसरी बार कहाँ? बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसकी घोषणा में की गई? लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के टाइम 1870 में बात की गई, ठीक है। उसके बाद ये, अब नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जहाँ पे देखो डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन को पहली बार जो है प्रांतों में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उस वक्त क्या हुआ, जो आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था ना, इसको जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के तौर पर माना गया। देखिए दो तरह के कैटेगरी में वहाँ पे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। एक होता है ट्रांसफर्ड और दूसरा था आपका रिजर्व्ड, ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित। तो कहाँ पे रखा गया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। तो ये भी आपने याद रखना क्योंकि कई दफ़ा इस तरह से भी क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। 1924 में कंटोनमेंट एक्ट पारित हुआ, ठीक है। इसने भी कहीं ना कहीं इसकी डेवलपमेंट में एक कहीं ना कहीं एक नींव का काम किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या माना गया? एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के तौर पर माना गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऑल अबाउट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कमिटीज़ और कमीशंस की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो अर्बन या आप यूँ कहें कि लोकल बॉडीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए या लोकल गवर्नमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कमीशन और कमिटीज़ बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आइए हम देखते हैं वो कमीशन या कमिटीज़ कौन कौन थी और उनके चेयरपर्सन कौन कौन थे। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कमिटीज़ और कमीशंस की बात की जाएगी। ये कमेटी और कमीशन किस लिए बने थे? ये कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए बने थे, ठीक है, जो कि समय समय पर केंद्र सरकार ने बनाए हैं। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि एक तो इनका ईयर पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी कब बनी थी, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि ये कमेटी किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कमेटीज़ या कमीशन बने थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो पहला है लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949 से 51, जिसके अध्यक्ष थे पी.के. वटल, ठीक है, पी.के. वटल इसके अध्यक्ष थे जो फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी बनी थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी जो 1953 से 54 के बीच में बनी थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन मैथाई थे, ठीक है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, कहीं ना कहीं टैक्स की इंक्वायरी करना, ठीक है, कमीशन, सॉरी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जॉन मैथाई, ये सब चीज़ें देख रहे थे, ठीक है। तीसरा है कमिटी ऑन ट्रेनिंग ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो एक आधारित जो कमेटी बनी थी 1963 से 65 के बीच में बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नूरुद्दीन अहमद
नूरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, चौथे नंबर पे आती है रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। ठीक है, आपका जो ग्रामीण और शहरी संबंध है, ठीक है, उस पर भी एक कमेटी बनाई गई थी जो 1963 से 66 के बीच बनाई गई थी। AP जैन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, AP जैन इसके अध्यक्ष थे जो रूरल और अर्बन रिलेशनशिप देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो 1974 में कमेटी बनी थी ऑन बजटरी रिफॉर्म, कमेटी ऑन बजटरी रिफॉर्म इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट के रिफॉर्म से संबंधित जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? गिरिजापति मुखर्जी। ठीक है, गिरिजापति मुखर्जी और 1974। अब आप मुझे बताइए कि 1974 में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था हमारे देश में, और वो क्या था 1974, किस लिए ज़्यादा हाईलाइट है हमारे देश में, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी आप एक इंसिडेंट उठा के बता दीजिए कि 1974 में क्या हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन ये 1985 से 88 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे CM कोरिया। ठीक है, CM कोरिया जो है नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन के अध्यक्ष बने थे, और ये कमीशन कब बना था? 1985 से 1988 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से और हमारी नॉलेज के लिहाज से। तो आप सब ने ये सब चीज़ें नोट कर लेनी है और सीक्वेंस वाइज इनको याद करना है कि कौन सी ईयर में कौन सी कमेटी या कौन सा कमीशन आया था, उनका कौन उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की कि किस तरह से इसका संवैधानिक दर्जा इस चीज़ को मिला। ठीक है, आगे है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, कि आपकी जो नगर पालिका है, ठीक है, या म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो 65th अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था, कौन सा? 65th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? ये नगर पालिका बिल। ठीक है, जबकि जो आपकी जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट थी, ठीक है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित जो बिल पेश किया गया था वो किया गया था 64th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, और ये 65th अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत जो है नगर पालिका बिल के नाम से जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया राजीव गांधी जी के द्वारा। अब इसका मेन पर्पस यहाँ पे क्या था कि एक तो आप इन बॉडीज़ को जो है स्ट्रेंथन करो। ठीक है, दूसरा आप जो है इन बॉडीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। ठीक है, ये इनका मेन पर्पस था। ठीक है, नगर पालिका बिल के लिए। तो इस बिल को बहुमत से लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन जो है राज्यसभा में कहीं ना कहीं उस बिल को पारित नहीं किया गया, वहाँ पे उसको डिफीट किया गया। ठीक है, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1990 की बात करते हैं, जब VP सिंह, विश्व प्रताप सिंह की जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसी बिल को दोबारा से रिवाइज़ किया गया, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1991 में 1991 में फाइनली जब PV नरसिम्हा राव की सरकार आई, ठीक है, कांग्रेस की सरकार आई, और उन्होंने सितंबर 1991 में दोबारा से इस बिल को रिवाइव किया। ठीक है, और फाइनली 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के नाम से ये बिल बना। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन बिल बना, और 1 जून 1993 से इसको इन्फोर्स भी कर दिया गया। ठीक है, तो परिणाम क्या रहा कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि इसको, ये जो नगर पालिका है, ठीक है, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आइए अब देखते हैं कि क्या था खास 74th अमेंडमेंट एक्ट में। आइए अब देखते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कुछ विशेष बातें हैं। देखिए, एडेड न्यू पार्ट 9A। जैसे कि हमने देखा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसमें पार्ट 9 जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, जो कि पंचायतों से संबंधित है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है पार्ट 9 का A जोड़ा गया, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, जिसका विषय क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, और इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए 243P से 243ZG तक जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ से संबंधित। ठीक है, और इसमें एक नई चीज़ ये कि इसमें एडेड जो एक 12th शेड्यूल थी, ठीक है, उसको ऐड किया गया। ठीक है, 11th शेड्यूल को ऐड किया गया 9th पार्ट और 73rd अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, जिसमें देखिए क्या है कि 18 न्यू फंक्शंस, 18 जो नए कार्य थे वो किसको दिए गए? वो नगर पालिकाओं को सौंपे गए। ठीक है, 18 विषय या 18 सब्जेक्ट्स दिए गए जिन पे नगर पालिका काम कर सकती है, और ये सब्जेक्ट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 243 में, W में। ठीक है, 243W। जैसे देखिए, पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं? 29। ठीक है, 29 विषय ऐसे हैं जिसपे पंचायत जो है काम करेगी, और वो पार्ट 9 में है, और कौन से आर्टिकल में? 243G में, और 243W में किसके
फंक्शन आएंगे 18 हैं, वो हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इसके सब्जेक्ट्स याद रखिए आप, ठीक है, कि पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स दिए गए, मीन पंचायत इन द सेंस आपकी जो रूरल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको कितने सब्जेक्ट दिए गए, उसको 29 दिए गए, और उनका कौन से आर्टिकल में जिक्र होता है, 243G में, ठीक है। और जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ठीक है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको कितने विषय दिए गए हैं, उनको 18 विषय दिए गए हैं, जिनका जिक्र कहाँ है, आर्टिकल 243W में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या है, देखिए संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये है कि अब ये जो विषय है ना, जो नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल, या आप यूँ कहिए कि ये जुडिशल प्रीव्यू के अंडर आ गया है, ठीक है। अगर इसको जो है इन्फोर्स करवाया जा सकता है, अगर सरकारें जो है अगर इन पे काम नहीं कर सकती हैं, ये करती या कुछ भी इनमें ढील बरतती है, तो जुडिशरी के द्वारा इनको इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन चीज़ों को मिल गई है, ठीक है। अब सरकार को वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे कि इस एक्ट के तहत, ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी प्रावधान किए गए हैं वैसे ही सरकार को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंडर आ गई है, ठीक है। जो भी संविधान के द्वारा जो है रूल्स बनाए गए हैं, या संविधान के द्वारा जो भी पावर्स दी गई हैं, वो सारा गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें कि इसका एम क्या था इस एक्ट का, रिवाइटलाइजिंग और स्ट्रेंथन, किस चीज़ को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को रिवाइटलाइज करना था, ठीक है, पुनर्जीवित करना था, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना था, उसको मजबूत बनाना था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो ऐड हुई थी नई चीज़ें, और क्या था ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 74th अमेंडमेंट एक्ट की जो मेन फीचर्स क्या हैं, या कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं इस एक्ट की रही हैं। आइए बात करते हैं और क्या मुख्य विशेषताएं रही है हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जिसमें नगर पालिकाओं की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें कुछ और मुख्य विशेषताओं की हम बात करेंगे। देखिए 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, जो 3 तरह की नगर पालिकाओं की यहाँ पे बात की गई है, वो 3 तरह की नगर पालिकाएँ कौन है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे हमने देखा कि 3 टायर पंचायती सिस्टम की बात की गई 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, वैसे 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है 3 तरह की नगर पालिकाओं की बात की गई। पहली आती है हमारी नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल एरिया एक ऐसा आप यूँ समझिए कि ऐसा एरिया जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है शहरी बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे शहरों की स्थापना हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे स्थानों के लिए, या ऐसे गाँवों के लिए, ठीक है, जो शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ के लिए जो नगर पंचायत की व्यवस्था की गई, ठीक है। दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल किसके लिए, फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, जो भी छोटे छोटे जो शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल की स्थापना की गई है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो लार्जर अर्बन एरिया, जो बहुत बड़े शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो 3 तरह की नगर पालिकाओं की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन, गठन देखते हैं कि नगर पालिका का गठन कैसे होगा। पहली बात, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, लोगों के द्वारा इसके जो मेंबर होंगे वो लोगों के द्वारा जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग वार्ड से जो मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। रही बात चेयरपर्सन की, तो नगर पालिका का जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, वो वैसे ही चुना जाएगा जैसे ही लेजिस्लेटिव्स, जो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जिस मैनर्स में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी उसी मैनर्स में चेयरपर्सन का चुनाव होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि किसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा इसमें रहता है नगर पालिकाओं में, ठीक है। स्पेशल एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, जिनको भी नगर पालिका से संबंधित जिनको भी स्पेशल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ख़ास अनुभव है, उन्हीं लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहता है। प्लस लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा तथा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन रहता है, प्रतिनिधित्व रहता है, ठीक है। लेकिन साथ में जो चेयरपर्सन ऑफ वार्ड कमेटी, जो वार्ड कमेटीज़ होती है, ठीक है, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। आगे है
तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पे प्रावधान जो किया गया है वो है वार्ड कमेटीज़। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि वार्ड कमेटीज़ की स्थापना होनी चाहिए जो ऐसी नगर पालिकाएँ जिनकी जनसंख्या जो 3 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे वार्ड कमेटीज़ की जो है स्थापना की जाएगी। ज़्यादातर ऐसी नगर पालिकाएँ जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वार्ड आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वार्ड कमेटीज़ बनाई जाएंगी। और वार्ड कमेटीज़ का गठन कैसे होगा, ये सारा प्रावधान स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जाती है, जैसे कि हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट में भी कहीं ना कहीं जो हमने जो रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात की थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन की बात की थी। सेम पैटर्न जो यहाँ पे भी अपनाया गया है। यहाँ पे भी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए भी SC और ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर, प्लस वेमेन के लिए भी 1/3। ठीक है, 1/3 वेमेंस के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, और एक बात और कि जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, जो भी नगर पालिका का जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति या उसके लिए भी रिजर्वेशन की जो बात की गई है यहाँ पे, तो वो कौन तय करेगा, वो भी राज्य विधानमंडल ही तय करेगा कि किस तरह से उसके लिए रिजर्वेशन दी जानी है। ठीक है, हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, कि एक राज्य निर्वाचन आयोग की भी यहाँ पे बात की गई है। किस बात के लिए, वो इलेक्शन करवाएगा। ठीक है, फेयर इलेक्शन करवाएगा, चुनावों का प्रबंध करेगा। ठीक है, अब उसका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो वो राज्यपाल, आपने इस तरह से याद रखना इन चीज़ों को। अगली बात आती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 343 का जो G है, ठीक है, उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ठीक है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन किसके लिए, ठीक है, एक वित्तीय सहायता, नगर पालिकाओं के लिए जो एक वित्तीय सहायता या उनके लिए जो वित्तीय प्रावधान करना। ठीक है, स्टेट फाइनेंस का कमीशन होगा। कर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, ये स्टेट फाइनेंस देखेगा। और स्टेट फाइनेंस का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो उसके जो अध्यक्ष होगा उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 343 के G में है। ठीक है, आर्टिकल 343 G, इसमें जो है अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित जो है प्रावधान है, और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। देखिए, ड्यूरेशन की बात की जा रही है। ड्यूरेशन यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की भी ड्यूरेशन या टर्म, आप एक बात में कहें तो जो कार्यकाल है इसका भी 5 साल बताया गया। जैसे पंचायतों का कार्यकाल है, ठीक है, 5 साल, वैसे ही नगर पालिका का कार्यकाल भी 5 साल है। 5 साल से पहले भी नगर पालिका का विघटन हो सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि विघटन हो भी जाता है तो विद इन 6th मंथ, ठीक है, 6 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर जो है म्यूनिसिपैलिटी का दोबारा से इलेक्शन करवाना होता है। ठीक है, लेकिन एक बात है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि कार्यकाल ख़त्म होने में जो 6 महीने से कम समय बचा हुआ है और आपकी म्यूनिसिपैलिटी का जो कहीं ना कहीं विघटन हो जाता है, तो जो दोबारा से इलेक्शन होंगे वो बचे हुए टाइम के लिए नहीं होंगे, बल्कि वो पूरे 5 साल के लिए दोबारा से इलेक्शन होंगे। अदरवाइज़ मान लीजिए अगर 2 या 3 साल बाद जो है म्यूनिसिपैलिटी का विघटन हो जाता है तो क्या बचता है, 3 साल का मान लीजिए टाइम जो रिमेनिंग बच गया। अब जो नई जो म्यूनिसिपैलिटी या नई नगर पालिका का जो इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन बचे हुए टाइम के लिए होगा, ना कि नए 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये प्रावधान जो हमें पंचायतों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पंचायती राज में भी सेम प्रोसीजर है, वहाँ पे भी इसी तरह से इलेक्शन को लेकर है कि अगर पंचायतों का विघटन हो जाता है तो बचे हुए टाइम के लिए जो वहाँ पे पंचायत का चुनाव होगा। लेकिन अगर 6 महीने से कम ही टाइम बचा हुआ है और आपकी पंचायत का विघटन हो जाता है तो फिर नई पंचायत जो है दोबारा से जो पंचायत का इलेक्शन होगा पूरे 5 साल के लिए होगा। ठीक है, तो सेम प्रावधान हमें म्यूनिसिपैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि क्या 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है क्या ये जो है अप्लाई हो सकता है यूनियन टेरिटरीज पे, तो ये हो सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है, राष्ट्रपति के ऑर्डर पर इस एक्ट के जो भी प्रावधान है उनको जो यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। तो ये प्रावधान भी इस एक्ट के द्वारा किया गया है। और दूसरी बात, एग्जेम्प्टेड एरियाज। एग्जेम्प्टेड एरिया मीन्स जो एरिया जो इस एक्ट से वंचित है। जैसा हमने देखा कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, जो शेड्यूल 5 है हमारी, जो अनुसूचित जो 5वीं अनुसूची हमारी, जिसमें जो है शेड्यूल एरियाज़ को डिफ़ाइन किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स को डिफ़ाइन किया गया है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो वहाँ पे लागू नहीं होता था। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, एक 1996 में जो पेसा एक्ट आया था जिसमें ये बात की गई थी कि पंचायतों को एक्सटेंड करो। ठीक है, पंचायतों का जो एक्सटेंशन होना चाहिए, और ये जो है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज़ में भी ये जो है जो एक्ट है 73rd, ठीक है, उसको जो लागू किया जाना चाहिए, उसकी जो भी प्रावधान है उनको जो लागू किया जाना चाहिए। तो पेसा एक्ट के तहत जो है उसके सारे प्रावधान जो वहाँ पे लागू किए गए।
ठीक है, कहाँ पे, शेड्यूल एरियाज़ में। अब बात अगर हम 74th अमेंडमेंट एक्ट की करें तो क्या ये वहाँ पे लागू हो सकते हैं? तो जी यहाँ ये नहीं लागू हो सकता। इसको जो एग्जेम्प्टेड रखा गया है, जो आपके अनुसूची 5 में जो भी आपके ट्राइबल्स एरियाज़ और शेड्यूल एरियाज़ डिफ़ाइन किए गए हैं, वहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की जा रही है, एक जिला नियोजन समिति की बात की जा रही है यहाँ पे। फॉर द कंसोलिडेटेड द प्लान प्रिपेयर्ड बाय, जो भी प्लान जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो कंपोजिशन होगा, गठन होगा, या इसका इलेक्शन कैसे होगा, या इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, या जो भी सारे मैनर्स हैं, ठीक है, इसके गठन से लेके इलेक्शन, इसके चुनाव से लेकर और उसके कार्यों को लेकर, ठीक है, ये सारे, या देखिए चेयरपर्सन का इलेक्शन भी, ठीक है, कि जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। ठीक है, जिस मैनर में स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा उसी मैनर्स में इसकी कंपोजिशन की जाएगी, इसका इलेक्शन किया जाएगा, इसके फंक्शंस तय किए जाएंगे और इसके चेयरपर्सन का इलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और एक बात इसमें ये कही जा रही है कि 4/5 मेंबर्स को यहाँ इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 मेंबर्स को कहाँ से लिया जाएगा? जिला स्तर की पंचायत, जिला नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने सदस्यों में से। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है और जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके द्वारा ही अपने सदस्यों में से ही 4/5 सदस्य जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। आगे हम बात करते हैं। यस, तो नेक्स्ट और लास्ट है हमारे आज के इस टॉपिक का, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, जैसे जिला नियोजन समिति की बात की गई, वैसे महानगरों के लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात की गई। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ कैसे होते हैं? देखिए कौन होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज़? वो एरियाज़ जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 10 लाख हो। ठीक है, वहाँ पे एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट, या आप यूँ कहें कि 2 म्यूनिसिपैलिटीज़ वहाँ पे, ठीक है, 2 नगर पालिकाएँ जो कंसिस्ट करती है इस एरिया में, उसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे महानगरीय नियोजन समिति की बात की जा रही 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, कि एक नियोजन समिति महानगरों के लिए भी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, अब उसका संगठन कैसे होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मेंबर्स होंगे उनका जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, उनके कार्य क्या होंगे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है उसके फंक्शन क्या क्या होंगे, इवन इसका जो चेयरपर्सन होगा उसका इलेक्शन किस मैनर में होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधानमंडल है वो प्रोविज़न बनाता है। ठीक है, कंपोजिशन, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन एंड इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है, देखिए 2/3 मेंबर्स की बात की जा रही है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज़ में 2/3 मेंबर कहाँ से लिए जाएंगे और कैसे लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने जिला नियोजन समिति में देखा, ठीक है, कि वहाँ पे मेंबर्स जो है 4/5 मेंबर जो है कहाँ से लिए जाएंगे, और यहाँ पे जो है 2/3 मेंबर्स जो है नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र में जो पंचायतें हैं, ठीक है, उसके अध्यक्षों के द्वारा अपने सदस्यों में से जो है 2/3 लोग जो है यहाँ पे चुने जाएंगे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए। ठीक है, अपने ही सदस्यों में से। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, कि कितने मेंबर्स, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सही और गलत आपने वहाँ पे वो करना होता। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में से आ गया कि आप इसमें से सही निकालिए या गलत निकालिए, और वहाँ पे दिया हो कि 2/3 जो है लोग जो है कहाँ से चुने जाएंगे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म बना के रखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप से आप क्वेश्चन बनाइए कि इस तरह से इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्थानों का जो बंटवारा होगा, ठीक है, जो सीट्स का बंटवारा होगा वो इन एरियाज़ की जो नगर पालिका क्षेत्र हो गए और पंचायतें हो गई। ठीक है, इस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अनुपात के अनुसार, ठीक है, स्थानों का बंटवारा होगा, वहाँ पे सीट्स का बंटवारा होगा। ठीक है, तो ये कुछ है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में, जो कि देखिए इसका जो भी अध्यक्ष होगा ना, जो चेयरमैन होगा, उसका काम क्या होगा, कहीं ना कहीं प्लानिंग और पॉलिसीज़ के बारे में सरकार को जो है कहीं ना कहीं आगे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो
ये कुछ था आज के इस लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट की सारी तमाम विशेषताएं हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़, अलग अलग तरह की जो म्यूनिसिपैलिटी। आगे हम जो लेक्चर आएगा हमारा नेक्स्ट जो होगा, इसका पार्ट 2 करेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट की। ठीक है, कि अर्बन गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, कैसे उनका कंपोजिशन होता है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को जो है कौन कौन से विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिहाज से, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू एंड जय हिंद।